गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अंतिम वीडियो में हमने मनोवृत्ति के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मनोवृत्ति की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोवृत्ति में 3 प्रकार की प्रकृति पाई जाती है: धनात्मक मनोवृत्ति, ऋणात्मक मनोवृत्ति और शून्य मनोवृत्ति। धनात्मक मनोवृत्ति, इसमें किसी भी संबंधित व्यक्ति, घटना तथा समूह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, धनात्मक प्रकृति की मनोवृत्ति होती है। दूसरा, ऋणात्मक मनोवृत्ति, नेगेटिव एटीट्यूड। इसमें मनोवृत्ति के बारे में बताया है कि व्यक्ति, समूह तथा घटनाओं के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है, यानी नेगेटिव एटीट्यूड। तीसरा, शून्य मनोवृत्ति। यह मनोवृत्ति न तो सकारात्मक होती है न नकारात्मक। किसी प्रकार की कोई मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की, समूह या घटना के प्रति न होना शून्य मनोवृत्ति कहलाती है। आगे चलते हैं हम शिक्षक की भूमिका के बारे में कि मनोवृत्ति को विकसित करने की क्षमता उत्पन्न करने का दायित्व शिक्षक का होता है। तो हम इसमें निम्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पहला, सूचना तथा प्रसार। दूसरा, सामाजिक अधिगम। तीसरा, व्यक्तित्व। चौथा, प्रेरणात्मक कारक। पांचवा, समूह प्रभाव। छठा, आवश्यकताओं की संतुष्टि। सातवां, प्रत्यक्षीकरण कारक। आठवां, सांस्कृतिक कारक। नवा, संपर्क। 10वां, प्रकार्यात्मक कारक। आगे चलते हैं हम संरचनावादी या निर्मितवादी अधिगम, जो कि जीन पियाजे द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संरचनावादी अधिगम की उत्पत्ति जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के आधार पर हुई है। जॉन डीवी को दार्शनिक विचारधारा योजनावादी की क्रियाविधि पर यह सिद्धांत अधिगम आधारित है। संरचनात्मकता शब्द से अभिप्राय अधिगमकर्ता के द्वारा स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना से है। अर्थात इस अधिगम के अनुसार जब व्यक्ति किसी नवीन ज्ञान के संपर्क में आता है तो उसके पूर्व ज्ञान का वह एकीकरण करता है और फिर पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान के बीच अंतर्क्रिया होती है और व्यक्ति सीख जाता है। आगे हम संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। संरचना के अध्ययन में प्रकृति का उत्तम उदाहरण मातृभाषा अध्ययन में देखा जा सकता है। किसी वाक्य की मुख्य संरचना पकड़ में आते ही बालक तीव्र गति से कई वाक्यों की रचना करना सीख जाता है जो उसी तरह बने होते हैं, जैसे बिल्ली ने आदमी को काटा या आदमी बिल्ली के द्वारा काटा गया। संरचनात्मक अधिगम के अधिनियम। अधिगम कैसे किया जाता है, इसे व्यक्ति अधिगम करते समय सीखते हैं। दूसरा, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके अर्थपूर्ण अधिगम करता है। तीसरा, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानसिक है, यह मस्तिष्क में घटित होती है। अधिगम में अर्थ संरचना के साथ साथ अर्थ प्रणाली को भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, अधिगम में आवश्यक रूप से भाषा सम्मिलित है। जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वह अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, अधिगम में आवश्यक रूप से मुख्य घटक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा न केवल अधिगम में सहायक होती है बल्कि वह अधिगम के लिए आवश्यक भी होती है। आगे हम बात करते हैं अधिगम का स्थानांतरण। स्थानांतरण शब्द का सीधा जो
उपयोग किया जाता है वो ट्रांसफर से किया जाता है। अधिगम का स्थानांतरण कैसे करें? शिक्षक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि किसी भी ज्ञान को छात्रों के सामने ला करके उसे छात्रों में स्थानांतरण करना। तो स्थानांतरण शब्द को हम देखेंगे जब हम एक क्षेत्र के अधिगम के ज्ञान के उपयोग किसी दूसरे क्षेत्र के अधिगम के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो इसे अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। अर्थात किसी सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों के उपयोग करने से है। परिभाषा सोरेनसन के अनुसार स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। स्थानांतरण के प्रकार, इनके प्रकारों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा शून्य स्थानांतरण, चौथा लंबवत स्थानांतरण। ये 4 प्रकार हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, मुख्यतः सिद्धांतों को हम 6 भागों में बांट सकते हैं जिन सिद्धांतों के बारे में हमें बताया है। पहला औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत या मानसिक शक्ति का सिद्धांत, दूसरा औपचारिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, तीसरा सामान्यीकरण का सिद्धांत, चौथा समतात्विक सिद्धांत या समान तत्व का सिद्धांत, पांचवा द्वितात्विक या सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, छठा अवयववादी या गेस्टाल्टवादी स्थानांतरण का सिद्धांत। ये हुआ हमारा अधिगम स्थानांतरण और अधिगम स्थानांतरण के प्रमुख सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं अधिगम में पठार। अधिगम में पठार एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके अंतर्गत हम जानकारी एकत्रित करेंगे। सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे कि अधिगम का पठार होता क्या है। लेट अस इन लर्निंग, अंग्रेजी भाषा में हम इसको कह सकते हैं पठार। जिस प्रकार से होता है, पठार को आपने देखा होगा, पठार की संरचना कैसी होती है, उसी प्रकार से अधिगम में भी ये संरचना छात्र और व्यक्ति के जीवन में आती है। तो इसके अर्थ को हम ग्रहण करेंगे। जब हम अधिगम करते हैं तो उस समय ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना जिसमें अधिगम की गति एवं मात्रा में वृद्धि होना बंद हो जाता है, अर्थात रुक जाती है। तो इसे हम अधिगम का पठार कहते हैं। एक निश्चित आयु में ये हमारे जीवन में भी घटित होती है। आपने देखा होगा कि जो लर्निंग की जो उम्र होती है, बच्चे हमसे बेहतर सीख सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे हमारे अधिगम का स्तर भी घटता जाता है। यही इसमें बताया गया है। आगे हम बात करते हैं इसकी परिभाषाओं का। अधिगम में पठार की परिभाषा है रेक्स एवं नाइट के अनुसार। अधिगम के पठार तब बनते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। सोरेनसन के अनुसार अधिगम की अवधि में पठार सामान्यतः कुछ दिनों, कुछ सप्ताहों या कुछ महीनों तक रहते हैं। आगे चलते हैं हम। अधिगम में पठार बनने के कारण, अधिगम में पठार कैसे बनते हैं, इसके कुछ कारण भी है जो कि निम्नलिखित है। सीखने, इसमें कारक में अगर हम कारक को देखें तो कारक में मुख्यतः 5 कारक होते हैं। इसके अंतर्गत हमें जानकारी दी गई है। पहला छात्र संबंधी कारक, दूसरा अध्यापक संबंधी कारक, तीसरा पाठ्यक्रम या विषय वस्तु संबंधी कारक, चौथा शिक्षण प्रक्रिया संबंधी कारक, पांचवा वातावरण संबंधी कारक। इन कारकों के अंतर्गत अधिगम में पठार को निश्चित किया जाता है। और कारण के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसके कुछ अन्य
मुख्य कारण भी होते हैं जिसे हम ले सकते हैं सीखने की अनुचित विधि, रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग। दूसरा, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू हैबिट्स। तीसरा, कार्य की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क। चौथा, जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान, एक्सपेसिस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। पांचवा, शारीरिक सीमा, जो मैं फिजिकल जो बॉन्डेड है उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति कार्य करता है। और अंतिम है अन्य कारक में, जैसे परिपक्वता का अभाव, कार्य के किसी महत्वपूर्ण भाग को सीखने में विफलता, रुचि, ज्ञान, प्रेरणा, जिज्ञासा, उद्देश्य का अभाव, थकान, निराशा, उदासीनता, अस्वस्थता, उत्साहहीनता, वातावरण और पारिवारिक कठिनाइयाँ, ये सभी कारण होते हैं जो कि अधिगम में पठार बनने में सहायक होते हैं। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं।